गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपना सेकंड लेसन फिनिश किया था सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी, आज हम बात करेंगे अपना इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट के विषय में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मनी एंड क्रेडिट होता क्या है, चलिए इसके विषय में स्टडी करते हैं। मनी की बात आती है, फिर मनी होती क्या है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में सुना होगा कि जो अर्ली पीरियड में था, मनी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। जो हमारा पहला यानी कि टॉपिक स्टार्ट होता है वो कौन सा है, बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, यानी कि अगर मुझे कोई वस्तु चाहिए तो मैं क्या करता था यानी कि हम लोग वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे, आदान प्रदान करते थे। जो हमें चाहिए होता था हम क्या करते थे, दूसरे व्यक्ति के पास जाते थे और उससे वो चीज़ ले लेते थे उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मुझको गेहूँ चाहिए था तो मैं क्या करता था, जा कर के, और मेरे पास में कुछ दूसरी चीज़ है तो मैं जा कर के उस गेहूँ वालों को से एक्सचेंज करता था और मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होती थी मैं वो चीज़ें ले लेता था। तो वो हमारा क्या कहलाता था, बार्टर सिस्टम कहलाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, इसमें प्रॉब्लम मेन क्या आती थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये क्या होता है, ये याद रखिए कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, क्या होता है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से मतलब ये होता है कि मुझे अगर पेन चाहिए और सामने वाले को अगर कॉपी चाहिए, सपोज करिए, यानी कि दो व्यक्ति की डबल कोइंसिडेंस आप, तो डबल यानी कि सामने वाले कॉपी चाहिए, मुझको पेन चाहिए। अगर सामने वाले के पास में पेन नहीं है और मेरे पास में कॉपी नहीं है तो मतलब कि हम लोग एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट मुझे है उसके पास नहीं है, जो उसको चाहिए मेरे पास नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, उसमें जो सबसे बड़ी उसकी जो खामी होती थी बार्टर सिस्टम की, वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि वही व्यक्ति उसमें से एक्सचेंज कर सकते थे जो उनके पास में आवश्यकता की वस्तु होती थी। तो यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता था। फिर मनी देखा जाए अगर, तो मनी क्या है, पास्ट में जैसे कि हमने डिस्कशन कर लिया, बार्टर सिस्टम चलता था और गोल्ड सिल्वर तो चलते थे उस समय भी। तो अब जो न्यू करेंसी, अगर अब मॉडर्न समय की बात की जाए, आप देख ही रहे हैं, तो न्यू करेंसी में क्या चल रहा है इस समय, यानी कि कागज़ करेंसी चल रही कह सकते हैं, पेपर करेंसी कह सकते हैं। तो पेपर करेंसी क्या होती है, तो इंटरनेशनल यानी कि जो कंट्रियां थी, यानी कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया अपने अपनी कंट्रियों को, उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया और उसको क्या कर दिया, रुपए में कन्वर्ट कर दिया कि ये हमारा रुपए रहेगा, और उसको एक मानक दे दिया गया इतने का इतने का। हर एक देश ने ऐसा किया और एक इंटरनेशनल कमेटी ने उसको क्या कर दी, मान्यता प्रदान कर दी। तो इस तरह करेंसी क्या हो गई, लागू हो गई, और ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, कोई इसको लेने से मना भी नहीं कर सकता था। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में पेपर चालू हो गए। अब यही आता है कि बैंक एक अकाउंट, अब देखिए जो हमारा नहीं है, ये तो मनी से डिस्कशन हमारा हो गया। अब बैंक अकाउंट के विषय में देखते हैं। तो बैंक अकाउंट के क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या प्रॉफिट क्या है उसके, तो डिमांड डिपॉजिट, उसको बैंक अकाउंट को क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। हमारे घर में क्या, हमें ज़्यादा पैसा रखने की आवश्यकता नहीं होती। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं बनाती है। उसने क्या किया, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई इसने क्या कर दिया, हम लोग अपने पैसे को क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं जाकर के बैंक में। और उसमें हमें गवर्नमेंट करती क्या है, और हम क्या कर सकते हैं, पैसे को ज़रूरत के समय हम क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इससे क्या हो गया, हमें इस बैंक में और क्या मिल गया, सेफ्टी मिल गई, और सेफ्टी के साथ साथ और क्या मिल गया, हमें इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट मिल गया। क्योंकि बैंक में रखने से, घर में रखने से पैसे में तो कोई हमें इंटरेस्ट मिलता नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, जब उससे बैंक पे पहुंच गया तो हमें उसको इंटरेस्ट भी देखो मिलने लग गया उसी में। और गवर्नमेंट क्या करती है, चेक इशू करती है। चेक से हम क्या करते हैं, सपोज करिए किसी को हमें ज़्यादा रुपए देने की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, एक चेक काट करके उसको आसानी से दे सकते हैं। इससे क्या हो गया, हमारा काम आसान हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्रेडिट, जिस मनी के विषय में हमने डिस्कशन कर लिया। अब क्रेडिट के विषय में देखते हैं, क्रेडिट है क्या। एक्चुअली अगर क्रेडिट से बात की जाए तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन से है। और लोन कौन देता है, बैंक देगा। अब देखेंगे कैसे लोन मिलता है, लोन कहाँ कहाँ से लिया जाता है। तो लोन जो होता है, जैसे आपने सुना भी होगा कि क्रेडिट होती है बैंक में, किसी ने 10 लाख की क्रेडिट बनवा करके रखी है, किसी ने 4 लाख की बनवाई, किसी ने करोड़ों की क्रेडिट बना करके रखी है। यानी कि बिना पैसे दिए ही बैंक हमें क्या कर देता है, इतने का लोन प्रोवाइड करा देता है, यानी कि बिना कुछ उसके। तो ये क्रेडिट होती है अपनी, यानी कि हर एक व्यक्ति अपनी क्रेडिट बनवा करके रखता है। तो क्रेडिट
एक शाख होती है उनकी। तो कौन देता है? ये बैंक देता है। अब देखते हैं क्रेडिट यहाँ पर लिखा भी है, रिफर्स टू एन एग्रीमेंट ऑन विच द लेंडर सप्लाइज द बारोवर विथ मनी गुड्स ऑन सर्विस ऑन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट। मतलब क्रेडिट होता क्या है, हम किसी से भी अगर रुपए लेते हैं तो उसमें से दो व्यक्ति होंगे, तो एक से ये प्रॉमिस किया जाता है कि वो क्या करेगा, फ्यूचर में उसके पैसे को जितने इंटरेस्ट के साथ कहा गया है वो उसे वापस करेगा। तो ये क्या है? क्रेडिट कहलाती है। अब लोन की बात आती है। अब हम देखते हैं कि ये क्रेडिट तो बैंक डिसाइड करती है, तो लोन क्या होता है? लोन इज़ अ गुड और बैड। तो आप क्या कह सकते हैं, लोन सही है कि गलत है? लोन की बात करते हैं तो लोन क्या हो सकता है, सही भी है और गलत भी है। उसके अपने अपने दोनों एस्पेक्ट होते हैं। सपोज करिए कोई अगर शूज कह सकते हैं मर्चेंट है और उसको अचानक से बहुत सा ऑर्डर मिल जाता है शूज के लिए कि वो हमें इतना ऑर्डर चाहिए, आप इतने दिन तक हमें पूरा ऑर्डर रेडी करके रखिए। अगर उस मर्चेंट के पास में पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो लोन ले करके उस यानी कि माल को बना करके सप्लाई पूरी कर देगा। तो इस तरह क्या है, उसके लिए तो लोन सही था। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एग्रीकल्चर के लिए सपोज करिए लोन लेता है, पेस्टिसाइड लेता है, तमाम ऐसी चीज़ें यूज होती हैं उसमें, वो यूज़ तो करता है और ये सोचता है कि जब फसल हो जाएगी तो उसको बेच करके क्या करेगा, वो बैंक का लोन चुकता कर सकता है। लेकिन होता क्या है, उसी समय सपोज करिए सूखा पड़ गया, कुछ भी बाढ़ वगैरह आ गई, तो उसकी सारी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो अब वो क्या हो गया, कर्जदार हो गया। अब वो बैंक का कर्ज भी चुकता नहीं कर सकता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोन क्या है, किसी के लिए सही है और किसी के लिए ख़राब है। तो बैंक के दोनों एस्पेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो सेकेंड होता है कि लोन आखिर मिलता क्या है, तो लोन कैसे प्राप्त होते हैं, कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जब भी किसी व्यक्ति को लोन देती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करती है और प्लस उसकी सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ उससे लेती है कि आप अपनी सिक्योरिटी के विषय में कि बैंक श्योर रहे, उसकी क्या करता है, वो अपने पास में उससे रखवा लेता है और तब जा कर के उसे पैसा देता है। और लोन क्या करता है, बैंक उसमें इंटरेस्ट भी लगाता है कि आपको इतने परसेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिससे वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता, यानी कि बैंक उसमें ब्याज भी लेता है, उससे इंटरेस्ट भी लेता है। अब क्या है हमारा जो लोन प्लेस, हम लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं लोन लेने के दो सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। फॉर्मल सेक्टर मीन्स क्या होगा, जैसे आपका बैंक जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे फॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। यानी कि बैंक जो होगा गवर्नमेंट के अंडर में आता है, क्योंकि आरबीआई उसे सुपरवाइज करता है, तो क्या हो गया, हमारा फॉर्मल सेक्टर कहलाता है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जैसे फैमिली हो गए, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड हो गए, ये हमारे क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर ये हमारे क्या कहला है, इनफॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। आप देखते हैं आरबीआई की फंक्शनिंग, यानी कि आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनके एडवांटेज क्या हैं और लॉसेस क्या हैं, तो आप बता सकते हैं उनको कि फॉर्मल सेक्टर के क्या बेनिफिट होते हैं। आरबीआई, अब आरबीआई के विषय में पढ़ते हैं। आरबीआई क्या करता है, सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग आपका बैंक्स, जितने भी यानी कि फॉर्मल सेक्टर होते हैं, जो सोर्सेस ऑफ द लोन, यानी कि जो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ द लोन होते हैं, तो वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई क्या करता है, सुपरवाइज करता है उनको और चेक करता रहता है समय समय पर कि कहीं ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे इस तरह। आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग द मिनिमम कैश बैलेंस दैट इज़ 50% ऑफ टोटल डिपॉजिट। जैसे कि बैंक क्या करती है, जैसे कि हमने अगर लाखों रुपए जमा करके रखते हैं बैंक में, तो ये बैंक की ड्यूटी होती है कि बैंक क्या करती है, उतने का 15% क्या करती है, वो लाखों रुपए का जो हमारे जमा होता है उसका 15% उसे रखना ही पड़ता है अकाउंट में। हो सकता है कभी भी किसी को आवश्यकता पड़ गई तो क्या कर सकता है, उन रुपयों को निकाल सकता है वहाँ पे, और 15% हमेशा कैश रखती है। पीरियडिकली कहता है बैंक्स हैव टू सबमिट रिफॉर्मेशन ऑफ द आरबीआई। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है इस पर। इस पेज में आपको मिल जाएगा जैसे आरबीआई के फंक्शनिंग हो गया आरबीआई के। तो मैंने जैसे हम थर्ड पॉइंट देख रहे थे, पीरियडिकली बैंक हैव टू गेट सबमिट द इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई हाउ मच दे आर लोनिंग टू होम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। तो ये बैंक क्या करता है, हमेशा उस चीज़ में निगरानी रखता है कि बैंक किसको लोन दे रहा है, कितने लोगों को लोन दिया और कितने इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। तो ये क्या करते हैं, वो चेक करते रहते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर।
अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारा फॉर्मल सेक्टर क्या कहलाता है, जैसे फॉर्मल सेक्टर जैसे हमने बात की थी, बैंक हमारा किस में आ जाएगा, फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। और जो रिलेटिव होते हैं, जो अदर हम कहीं से जो रिसोर्सेस लेते हैं, तो वो यानी कि लोन लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर हमारा होता है वो बैंक भी मैंने बताया था। तो बैंक को क्या किया जाता है, आप देखिए फॉर्मल सेक्टर के डिफरेंस देख लीजिए। तो फॉर्मल सेक्टर को कौन करता है, सुपरवाइज किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इसमें से क्या होता है, फिक्स लो इंटरेस्ट रेट होता है। गवर्नमेंट बैंक क्या करते हैं, एक फिक्स लोन यानी कि इंटरेस्ट रेट होता है उनका, और वो बहुत ही कम होता है। और तीसरा देखिए तो क्या है, एग्जाम्पल जैसे आपके बैंक हो गए। अब इनफॉर्मल सेक्टर, जैसा कि आप जानती हैं इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। इनफॉर्मल सेक्टर के विषय में जो हमारे रिमेनिंग पार्ट हो गए वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर होता है। वहाँ तो ना आरबीआई फंक्शनिंग करता है, ना तो कोई फिक्स होता है, और ना तो कोई ऐसा कोई इसमें फिक्स क्राइटेरिया बनाया जाता है उसमें। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं वहाँ भी, रिलेटिव वगैरह कुछ भी एग्जांपल। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है डेब्ट ट्रैप क्या है। डेब्ट यानी कि कर्ज में कैसे फंस जाते हैं कुछ लोग। तो अ सिचुएशन इन विच कहता है डेब्ट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे। तो हो क्या हो जाता है, जिसमें से कोई व्यक्ति कर्ज चुका नहीं पाता और वो कर्ज में जा कर के फंस जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डेब्ट ट्रैप कहलाता है। इट इज़ ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट। ये किसकी वजह से होता है, हाई इंटरेस्ट की वजह से होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक फिगर के द्वारा मैंने बनाया हुआ है, उसको देखिए। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में 50% लोग रुपया लेते हैं, और इनफॉर्मल से भी 50% लोग ले रहे हैं। तो आखिर क्या इसमें इतना है कि गवर्नमेंट इतना कोशिश करने के बावजूद ही इसका परसेंटेज बढ़ नहीं पा रहा, आखिर क्या इसमें रीज़न आता है। अगर देखा जाए तो जो रिच पर्सनस हैं वो क्या करते हैं, जो 90% लोग कहाँ से लेते हैं, लोन लेते हैं, वो बैंक से लेते हैं। यानी कि फॉर्मल सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। किस सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मल सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। और जो हमारा 85% के आसपास जो पुअर लोग हैं वो कहाँ से, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। आप समझिए 85% लोग कहाँ से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि इधर उधर से ले रहे हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, आप अब हेडिंग उठाएंगे तो उसमें देखिए उसमें क्यों ऐसा करते हैं। वाई इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि लोग क्या हैं, लेस एजुकेटेड हैं। लेस एजुकेशन की वजह से, क्योंकि लोगों के पास में ज़्यादा नॉलेज तो होता नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको डर लगा रहता है। वो कागज़ के काम से क्या करते हैं, भगते हैं, इधर उधर होते हैं। तो गवर्नमेंट को इसमें से देखना चाहिए, उनको कम इस तरह के कागज़ में उलझाने की कोशिश करे जिससे वो आसानी से बैंक आ सकें। कहते हैं नो बैंक्स नियर बाई। और क्या है कि बैंकों के, यानी कि बहुत से ऐसे भी गांव हैं जहां पर क्या है, बैंक नहीं है, आसपास कहीं बैंक भी नहीं होते हैं। तो वो मजबूरी में क्या करते हैं, गांव के प्रधान से या सूदखोर से कहीं से भी वो क्या करते हैं, कर्ज उठा लेते हैं। ऑप्शंस ऑफ द कलेक्टर और सिक्योरिटी, और बैंकों के पास में क्या होता है, उनके पास में सिक्योरिटी देने के लिए नहीं होती है, तो वो इसलिए भी वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा रीज़न होता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जैसे वर्ड से ही समझ में आता है, अपने आप से मदद की जाती है। वो कैसे होते हैं, एक ही एरिया के जो आसपास के लोग रहते हैं वो क्या, एक लोकेलिटी के लोग हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड मंडली हो सकती है, वो क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें से 15 से 20 लोग, और भी बढ़ा चढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो 15 से 20 लोग क्या करते हैं, एक हेल्प ग्रुप चलाते हैं आपस में, और वो क्या करते हैं, हो सकता है 25 से 100 रुपये, या तो और जिसके पास में जितना भी रुपए हो सकता है वो उसमें क्या कर सकते हैं, जमा करते हैं। कोई 25 जमा करेगा, कोई 100 जमा करेगा। इस तरह लोग क्या करते हैं, उस हेल्प ग्रुप में क्या करते हैं, अपनी मदद करते रहते हैं। जब इनकी, अब इसी में से जब काफ़ी समय हो जाता है, जब वहाँ पर रुपया जमा हो जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति को उनमें से आवश्यकता पड़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। उसको पैसा दे दिया जाए तो कहा जाता है कि तुम इतना पैसा ले लो, लेकिन तुम्हें इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब पैसा जमा करोगे। तो उस व्यक्ति के लिए आसान हो जाती है ना। तो कोई उसके लिए फिक्स कहता कि तुम्हें इतने समय में जमा करना है, लेकिन वो क्या करता है, जमा ज़रूर करते हैं और कहीं जाते भी नहीं हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनकी क्रेडिट हमेशा बनी रहती है। इस तरह वो आराम से अपना काम चला सकते हैं। अब रेगुलर मीटिंग इससे क्या होती है, इसके कई फ़ायदे भी होते हैं। रेगुलर मीटिंग भी इसकी हेल्ड होती हैं। रेगुलर मीटिंग में ये कई चीज़ों में डिस्कशन करते हैं, गांव की क्या क्या प्रॉब्लम है उन सब के विषय में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। तो हमारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप था। इस तरह हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है, ख़त्म होता है लेसन 3। अब हम लेसन 4 को देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।